इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषाओं की। तो इसमें हमारी टोटल लगभग म्यूजिक में आपकी 12th क्लास में लगभग 10 परिभाषाएं हैं। उस 10 परिभाषाओं में से आपको कुछ इम्पोर्टेंट 6 परिभाषाएं जो है बताई गई है, आपको किस किस तरीके से करनी है वो भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। पहले बात करते हैं हम अलंकार की। तो अलंकार की परिभाषा आपको 100% करनी है। कुछ बातें जैसे कि अलंकार का साधारण अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है, ठीक है। और अलंकार की परिभाषा क्या होती है, गायन और वादन को सजाने वाला स्वर समूह क्या कहलाता है, आपका अलंकार कहलाता है। गायन का दूसरा नाम क्या है, पलटे है। अब बात करोगे कि परिभाषा तो हमें कितने नंबर के अकॉर्डिंग करनी है, तो परिभाषा आपको 1 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने के लिए आती है। मतलब जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपको टोटल 3 परिभाषाएं मिलेंगी। 3 में से कोई भी आप 2 अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो और वो 2 परिभाषाएं 1 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है लिखते हो। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे जो 1 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आने हैं वो भी तो पूरे सिलेबस में से ही आने हैं। तभी ये टॉपिक जब आप रीड कर रहे हैं, परिभाषाएं भले ही आप 2 से 3 लाइनों में लिख करके क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप टॉपिक को डिटेल से पढ़ें। डिटेल से पढ़ने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको 1 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपके वही टॉपिक से ही निकल के आ जाएंगे। ग्राम की परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट। 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है, ग्राम कहलाता है। और मूर्छना क्या होता है, 7 स्वरों का ही जब हम आरोह अवरोह कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, मूर्छना। अलाप और तान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें एक अंतर होता है, देखो तान के लिए गति होती है हमारी द्रुत, ठीक है। द्रुत का मतलब होता है तेज, और अलाप की गति कैसी होती है, विलंबित। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, विलंबित यानी कि धीमी गति, ठीक है। तो राग के स्वरों को जब हम द्रुत गति में गाते हैं तो बन जाता है हमारा तान, और ये अगर हम विलंबित गति में गाते हैं तो क्या बन जाता है, अलाप। नेक्स्ट परिभाषा मींड की, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। मींड क्या है, जब हम अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाते हैं, ठीक है। और गमक, मींड का चिन्ह क्या होता है, उल्टा अर्धचंद्राकार होता है। एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाते हैं तो ये चिन्ह क्या है आपका, उल्टा अर्धचंद्राकार। और गमक की बात करें तो गमक क्या होता है, स्वरों का ऐसा कंपन होता है जो श्रोता के चित्त के लिए सुखदायी होता है। और गमक के बेसिकली 15 प्रकार माने गए हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि गमक के कितने प्रकार माने गए हैं, 15। या फिर आपसे संगीत रत्नाकर से पूछ ले कि गमक के कितने प्रकार माने गए हैं, 15। तो ये मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा, करिएगा। इसके अलावा एक हमारी कर्ण की परिभाषा भी जो है आप उसको देख लें, नहीं तो आपका इतनी डेफिनेशन से जो है काम चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप फुल मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर टॉपिक करके जाना है। अगर आपको लगता है कि पहले हम आसान टॉपिक कर लें तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं हम तानपुरे को स्वरों में मिलाने की विधि, यानी कि जो तानपुरे की तारे होती हैं उसको कैसे कैसे मिलाया जाता है। तो बेसिकली तानपुरे में टोटल कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। पहला तार मिलाया जाता है मंद्र सप्तक के प से, ध्यान रखिएगा आपको डोट लगानी है। दूसरा तीसरा तार जोड़ी का तार कहलाता है, जिसको मध्य सप्तक के सा से मिलाया जाता है। और लास्ट तार मिलाया जाता है मंद्र सप्तक के सा से। अगर किसी राग में प स्वर नहीं लग रहा, उस कंडीशन में हम मंद्र सप्तक के म से मिलाएंगे, लेकिन बाकी स्वर एज इट इज रहेंगे। यही अगर यही आपका प और म दोनों नहीं लगे तो उस कंडीशन में ग या नी से मिलाते हैं मंत्र सप्तक के। क्लियर। तो ये परिभाषा, सॉरी, ये तानपुरे को स्वरों में मिलाने की विधि है। इसको अच्छे से करके जाना, ये क्वेश्चन हर बार आता है और वो भी 100% आता है, ठीक है। ये आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम रागों की समय सिद्धांत की। तो ये क्वेश्चन भी आपका हर बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो रागों का समय सिद्धांत, अभी जो आपको मेन पर्पस ये वीडियो बनाने का था आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का, तो डिटेल से स्टडी हम बाद में करेंगे। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे टॉपिक जो है डिटेल से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो रागों के समय सिद्धांत के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दूं मैं आपको। रागों को समय के अनुसार गाया बजाया जाता है, यही हमारे रागों के क्या है, समय सिद्धांत है। स्वरों के आधार पे 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला हम बात करते हैं रेधा कोमल स्वर वाले राग। सेकंड है हमारा रेधा शुद्ध स्वर वाले राग, ठीक है। और थर्ड है हमारा गनी
कोमल स्वर वाले राग। ठीक है, तो रेधा कोमल स्वर वाले राग जो है ये सुबह के 4 से 7 और शाम के 4 से 7 गाए जाते हैं, और रेधा शुद्ध वाले सुबह के 7 से 10 और शाम के 7 से 10, और गनी कोमल वाले 10 से 4 गाए जाते हैं दिन के और रात के। तो ये टॉपिक है हमारा कंप्लीट, आप इसको अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे तालों की, मोस्ट इंपोर्टेंट ताले, धमार ताल और रूपक ताल। तो रूपक ताल में हमारी 7 मात्राएं होती हैं और धमार ताल में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं? 4। रूपक ताल के बोल की बात करो तो हमारे होते हैं तिन तिन्ना, धिन्ना, धिन्ना। ओके, और पहली मात्रा पे क्या दिखाते हैं हम? खाली, फिर हम दूसरी ताली, फिर हम तीसरी ताली। और धमार ताल में कितनी मात्रा होती है आपकी? 14 मात्राएं होती हैं, जिसके बोल होते हैं आपके क, धी, ट, धी, ट, धा, इसको अवग्रह बोलते हैं। यस लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? अवग्रह बोलते हैं। क्लियर? मतलब किसी भी शब्द को लंबा करके बोलना। ग, ती, ट, ती, ट, ता, आ। ठीक है, ये अलग है, ध्यान रखना। तो कितनी मात्राएं हैं इसमें? 14 है। पहले मात्रा पे सम, आपकी छठी मात्रा पे दूसरी ताली, 8वीं मात्रा पे खाली, और आपकी 11वीं मात्रा पे आपकी क्या आ गई? तीसरी ताली। ठीक है, पहले भाग में 5, फिर दूसरे भाग में 2 मात्रा, तीसरे भाग में 3, फिर चौथे भाग में 4 मात्राएं। और इनकी आपको 4 गुण तक जो है बनानी आनी चाहिए। परिचय और प्लस में 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, ये सब आपको करना आना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आपकी 2-2 वाले मार्क्स में ही आता है। नेक्स्ट है हमारा संगीत रत्नाकर या संगीत परिजात। तो आप कहोगे कि दोनों ही ग्रंथ मैम ने लिख दिए, तो आप ध्यान रखिए कोई भी ग्रंथ आप अच्छे से जरूर करके जाएं। मोस्ट चांसेस संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात क्वेश्चन दोनों में से ही आते हैं, लेकिन आपका जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें कभी संगीत रत्नाकर और कभी संगीत परिजात पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ खास फर्क नहीं है। आप संगीत रत्नाकर अगर आप एक ग्रंथ भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको दूसरा ग्रंथ करने में काफी आसानी रह जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो दोनों की ध्यान रखनी है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा था? पंडित शारंग देव ने। और संगीत परिजात ग्रंथ किसने लिखा था? पंडित अहोबल ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या है, हमारे 7 अध्याय हैं। ठीक है, इसलिए इस ग्रंथ को सप्तअध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गमक के प्रकार कितने माने? इन्होंने 15 माने हैं। और संगीत परिजात में एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है कि वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना सबसे पहले होबल जी ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रागों पर। राग मालकोस और बागेश्री। वैसे तो आपके टोटल 3 ही राग हैं, लेकिन इन दोनों रागों को आप बहुत अच्छे से करके जाएं, इनका परिचय बहुत अच्छे से करके जाएं, और स्वरलिपि कोशिश करें कि इन रागों में ही करके जाएं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास टोटल 4 स्वरलिपि हैं। 4 तो नहीं है, बहुत सारे स्वरलिपि हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल बात करें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपके टोटल 3 राग हैं। एक भैरव राग, एक बागेश्री, और थर्ड कौन सा है हमारा? मालकोस राग, है ना। ये 3 रागों की आपको क्या करना है? स्वरलिपि करनी होती है द्रुत ख्याल के अंदर। ठीक है, और यही अगर हम बात करें विलंबित ख्याल की स्वरलिपि, तो ये आप किसी भी एक राग में अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हो। सेम अगर आपसे भार की पूछ जाए तो आप अपनी चॉइस के अनुसार इन तीनों रागों में से कोई भी स्वरलिपि कर सकते हो। त्राना की पूछ जाए तो किसी भी राग में कर सकते हो। अगर ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो राग का नाम आपको मेंशन नहीं करेगा, वो ये कहेगा किसी भी राग में आप लिख दो। ठीक है, और द्रुत ख्याल की स्वरलिपि आपकी हर बार मतलब हर बार तो नहीं कह सकते, चेंज रहता है पैटर्न। तो द्रुत ख्याल की स्वरलिपि आपको करनी है तो आपको तीनों रागों की करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये 4 स्वरलिपि हैं, कोशिश करें कि एटलीस्ट आप 3, कोई भी 3 पकड़ लें, चाहे या तो विलंबी धमार और त्राना अच्छे से कर लें, और द्रुत ख्याल कर रहे हैं तो मतलब 2 या मतलब 3 रागों में आपको करनी पड़ेगी, और इसके अलावा फिर आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, विलंबी धमार त्राना। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि आप या तो इन तीनों स्वरलिपि को बहुत अच्छे से कर लो,
क्योंकि इसमें से कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगी 100%। इन तीनों को अच्छे से ही करके जाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन। ओके, तो आप रिस्क ना ले, स्वरलिपि है, टाइम है, करते जाएं, डेली 1 बाय 1 करेंगे तो आपको एग्जाम आने से पहले अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लास्ट टाइम पे लगेंगे डेफिनेटली स्वरलिपि याद नहीं होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी ख्याल तराना गायक का परिचय। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पिछले साल भी आपका 6 नंबर का ही क्वेश्चन है ये। सैंपल पेपर में भी था, पेपर के अंदर भी था, और सेम इस बार भी हमारा सैंपल पेपर में भी है, तो कोशिश है कि आ सकता है। यही हम 10th क्लास की बात करें तो सेम यही हुआ है उनके साथ भी, कि उनके साथ भी ये क्वेश्चन पिछली बार सैंपल पेपर में भी था, पेपर में भी आया, इस बार भी सेम वही क्वेश्चन एज इट इज सैंपल पेपर वाला आ गया है। तो चांसेस हैं, तो किसी भी ख्याल तराना गायक का अपनी मर्जी के अनुसार आप परिचय कर सकते हैं। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, आप किशोरी मोनकर जी का परिचय जो है लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत अच्छे ख्याल गायिका हैं और तराना भी बहुत अच्छे से गाते हैं वो, ठीक है। तो मोस्टली ख्याल गायक तराना गाते ही हैं, ठीक है, क्योंकि पहले बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, फिर तराना ही गाया जाता है, तो मोस्टली ख्याल गायक तराना आपको गाते ही मिलेंगे। आप किसी भी ख्याल गायक का कर लें तो आपका ऑटोमेटिक वो तराने में इंक्लूड हो जाता है। ये टोटल 8 क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं, आपको जो बहुत अच्छे से करके जाने हैं, मतलब इन क्वेश्चंस पे आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जो है जरूर करें। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है देन आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के जो है आपको क्लियर कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।